एक मिनट रुको यार, मुझे म्यूट करने दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लेक्चर एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे अपन, है ना। अपन क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे वेक्टर्स कंप्लीट हो गया, अभी क्या है, कल जो रहेगा ना जेई मेन प्लस एक्सरसाइज 1, इसका जो है ना व्हाट्सएप पे जो भी आपको ये है ना, आप इस पे क्या कीजिए, आप अपने डाउट्स बोल दीजिए। ब्लर क्यों हो जा रहा है कभी कभी पता नहीं। आप अपने डाउट्स जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कल, है ना। जेई मेंस एक्सरसाइज 1 नहीं, नहीं है, एक जेई मेन एक तो कंप्लीट कर लिया होगा ना, ये एक्सरसाइज 1, ये दोनों तो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स है ना, जेई मेन एक्सरसाइज 1। अरे ऐसा कैसे, नेट तो ठीक ही है, इतना में तो आ जाएगा। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ बाकी सबको क्लियर आ रहा है, बोले क्लियर नहीं है। एक मिनट रुको, अभी आ रहा है, ब्राइटनेस बढ़ा दिया, ठीक है। ओके, जेई मेन नहीं हुआ है क्या, एक बार कर लीजिए ना सॉल्व, कल इवनिंग तक भेज दीजिए, मैं रात में जो भी डाउट होगा ना सॉल्व, ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात, मैं सॉल्व करके सेंड कर दूँ, ठीक है। हेलो सर। हाँ फिर से सेंड कर देता हूँ, ग्रुप का जो लिंक है ना मैं फिर से सेंड कर देता हूँ, जिसने जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं 14 अप्रैल के बैच से था, जो मेरे को इसमें डाला गया, तो सर हम लोग का काइनेमैटिक्स में रिलेटिव मोशन चालू हुआ, तो आप वहीं से पढ़ाओगे कि पूरा स्टार्ट करोगे? नहीं नहीं, स्टार्टिंग से ना, स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा ना। सर तो टाइम वेस्ट होगा ना, जो लोग का आगे हो गया है। अभी जिसका नहीं हुआ है तो उसका क्या करना है बताओ। सर देखो नए बैच। एक, सुनो सुनो एक मिनट, जिसका जिसका काइनेमेटिक्स हो गया है वैसा है, तुम मुझे एक बार ग्रुप पे बोल दो कि सर मेरा हो गया है, ये हो गया है, या फिर मुझे पर्सनल एक मैसेज कर दो, मैं उसको कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ। ओके सर। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी इस काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो सबके लिए आएगा। कोई नहीं, जिसका नहीं हुआ है नहीं हुआ है, अपन पढ़ रहे हैं ना स्टार्ट, तो देखो यहाँ लिखेंगे, समझो अभी, तो ये पार्ट आता है किसमें, मैकेनिक्स में। तो सबसे पहले फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ सर लगता है फिजिक्स। कोई ट्रोल घुस गया है। उसको बाहर करना पड़ेगा, समझा मुझे, अभी मैं उसको बाहर करके लॉक कर देता हूँ, फिर होता रहेगा वो, उसका लेक्चर हो जाएगा फिर। सर ही गए। देखो यार डिस्टर्ब मत करो लेक्चर में, ठीक है, कोई भी है। तो क्या लिखेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of particle, with the motion of particle। ये किसके साथ डील करेगा, मोशन ऑफ पार्टिकल के साथ डील करेगा। तो मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स, नेक्स्ट इज डायनामिक्स, डायनामिक्स या इसी को बोलते हैं अपन काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है, it is the branch of mechanics in which we deals with the motion of particle without knowing the cause of it। मतलब इसमें सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे बट उसके कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो इन काइनेमेटिक्स
we deal with the motion of particle without knowing motion of particle without नहीं, इसका एक अलग से बुक बना लीजिए ना, काइनेमेटिक्स का अलग से बुक बना लीजिए ना प्लीज, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, एक बार काइनेमेटिक्स फिर बेसिक वो कैलकुलस वो सही नहीं दिखेगा, फिर आपको रिवाइज करने का कभी मूड नहीं होगा। तो इसको अलग से कुछ पेजेस छोड़ दीजिए या एक अलग से नोटबुक बना लीजिए। डोंट नो एग्जैक्टली यार कि 26 जुलाई नहीं, जब कंप्लीट ही नहीं होगा तो फिर क्या है सिलेबस वो देखना पड़ेगा फिर। In kinematics we deal with the motion of particle without knowing its cause। मतलब इसमें अपन फोर्स, देखो मोशन का कॉज क्या होता है, तो फोर्स होता है। ट्रांसलेशनल मोशन का कॉज होता है फोर्स, रोटेशनल मोशन का कॉज होता है टॉर्क। तो इसमें फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे वो डायनामिक्स में। इन डायनामिक्स we deal with, हम लोग क्या डील करते हैं, deal with the cause of motion। yes, मतलब इसमें फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, फोर्स के बारे में, टॉर्क के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इसमें उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब ये मैकेनिक्स में एक बार देख ले, पैटर्न देख लेते हैं, क्या क्या कब कब क्या पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या चैप्टर्स आते हैं वो भी समझ लेते हैं अपन पहले। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाले काइनेमेटिक्स जो लिखे। सेकंड आएगा आपका लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन या कहीं पे लिखा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, LOM। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रिक्शन, फिर पढ़ेंगे अपन सर्कुलर मोशन। हाँ, इसी को फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कर देते हैं, सर्कुलर मोशन। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर अपनाएगा वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, इसको बोलते हैं WPE। उसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास COM या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही बोलते हैं। सबसे लास्ट चैप्टर जो इसमें आएगा ये आएगा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो नॉर्मली इतने चैप्टर्स आते हैं, और भी आता है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स भी होता है बट वो अलग है, वो चैप्टर ही अलग है। तो इसके अंदर ये सब चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो इस काइनेमेटिक्स में सबसे पहली चीज जो आएगी रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। उसको समझते हैं, देखो यस। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है A, एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है B, और एक यहीं पे है, इसको B बोल दिया मैंने, इसको C बोल दिया, ठीक है ऐसे। अब ये V वेलोसिटी से जा रहा है, ये ग्राउंड पे ऐसा। तो देखो ऑब्जर्वर A क्या ऑब्जर्व करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, है ना, विद रिस्पेक्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर A, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये क्या एनालाइज करेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर A, वेलोसिटी ऑफ B। तुम क्या ऑब्जर्व, अगर मान लो अपन यहाँ पे है, तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे है, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि B कितने वेलोसिटी से जा रहा है, V से जा रहा है, बस जा रही है जितने वेलोसिटी से उतने से ही ये जा रहा है ना। तो तुम क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ B इज V।
अब देखो वेलोसिटी ऑफ सी क्या ऑब्जर्व करोगे, वेलोसिटी ऑफ सी इज v। तो यहाँ पे जो भी है, नहीं नहीं आपको ये सब नोट्स बिल्कुल अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। इन सब का तो मैं पीडीएफ, एक पीडीएफ बनाऊंगा, बनाता ही हूँ और फिर ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप फिर से नोट्स बनाएंगे। नहीं तो जिसका हो गया है ना, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका हो गया है ये सब, तो उसको क्या करना है, मुझे एक बार पर्सनल एक मैसेज कर दो हाय हेलो करके कि सर मेरा ये हो गया है, तो मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा, तब तक आप वो सॉल्व करते रहिए, रिवाइज होता रहेगा आपका। ठीक है सर, फिर क्लास का मैसेज कर दूं आपको? हाँ ठीक है चलेगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, वेलोसिटी ऑफ बी इज v एंड वेलोसिटी ऑफ c इज v। और वैसे भी क्लास में अगर तुम क्लास अटेंड करोगे तो कुछ नए क्वेश्चंस तुमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी की बात करते हैं, ऑब्जर्वर बी। ये ऑब्जर्वर बी क्या ऑब्जर्व करेगा, तुम ये बताओ, तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे है, तुम और ये v वेलोसिटी से ये बस जा रही है, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि c मूव कर रहा है क्या तुम्हारे रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ c क्या ऑब्जर्व करोगे तुम, 0 है ना, क्योंकि पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है तो 0। और वेलोसिटी ऑफ a क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a ये v हो जाएगा, बट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ काइनेमेटिक्स की अगर बुकलेट नहीं मिली है तो मैं सेंड कर दूंगा, आज ही सेंड कर देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, मेरे पास है। तो वेलोसिटी ऑफ c 0, वेलोसिटी ऑफ a v होगा, बट ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको ऐसा लगेगा। अब ये चीज समझो, ये एक बार क्या है, ऑब्जर्वर ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये दोनों मोशन में, बट जब ये ऑब्जर्वर ये है, हाँ तो डायरेक्शन दिखाया ना, ये ऐसा ऐसा, इसका मतलब यही है ना कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, या ऐसा लिख दो या सिर्फ डायरेक्ट माइनस v लिख दो चलेगा। यहाँ पे ये डायरेक्शन दिखाना कंपलसरी नहीं है, अगर आपने सिर्फ v लिखा तो डायरेक्शन दिखा दीजिए कि ऐसा, ब्रैकेट में दिखा दिया ऐसा, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, या सिर्फ आप माइनस v लिख दो, माइनस v का मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो यहाँ से ये चीज समझिए कि ये क्या था, ऑब्जर्वर था, तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों मोशन कर रहा था, बट जब ये ऑब्जर्वर है तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में, तो एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। इसका मतलब जब भी आप मोशन और रेस्ट को डिफाइन करोगे तो ये किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करोगे, आप ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करोगे। इट मींस देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ये कैसे टर्म हो गए, रिलेटिव टर्म्स, किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एक मिनट रुको यार, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ना। सर मीटिंग लॉक कर दो। हाँ वो वही सोच रहा हूँ, बस बहुत क्या, एक मिनट रुक लो यार। तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, तो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है। जैसे ये है, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है बट इसके रेस्पेक्ट में मोशन में, तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब there is no meaning of rest or motion without observer. There is no meaning of rest and motion without observer, है ना। तो अगर अब मुझे रेस्ट को डिफाइन करना होगा तो कैसे मैं डिफाइन करूंगा, when the position of particle does not change, when the position of particle does not change
with respect to observer, with respect to observer, the particle is said to be at rest. Then the particle is at rest. किसके रेस्पेक्ट में? with respect to observer, है ना. मतलब अगर पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसमें है वो? रेस्ट में. अगर पोजीशन चेंज हो जाएगा मतलब वो मोशन में है. तो मोशन को डिफाइन करना होगा. कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, position of particle changes with respect to observer, with respect to observer, then the particle is said to be in motion. The particle is said to be in motion with respect to observer. ये अपना ये डेफिनेशन. उसके बाद जो आएगा, उसके बाद आएगा काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स. काइनेमेटिक पैरामीटर्स मतलब क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? पैरामीटर्स. तो सबसे पहली चीज आएगी पोजीशन, है ना. मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला क्या आएगा? पोजीशन. फिर क्या आएगा? डिस्टेंस. फिर क्या पढ़ेंगे अपन? डिस्प्लेसमेंट. फिर क्या आएगा? स्पीड. फिर वेलोसिटी. फिर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन. टाइम भी आता है बट टाइम लिखने का मतलब नहीं है, वो टाइम तो नॉर्मली हर कुछ में आ जाएगा. तो पहले पढ़ेंगे पोजीशन, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. इस पूरे काइनेमेटिक्स में यही चीज पढ़ने वाले हैं. पूरे काइनेमेटिक्स में यही पढ़ेंगे. इसी के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी के बेस पे आएगा. एक और आएगा आगे टाइम. तो टाइम पढ़ने का नहीं है, समझने का. मतलब टाइम कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो सब आता है. तो यही सब क्वेश्चन में हमेशा पूरे काइनेमेटिक्स के चैप्टर में हमेशा इसी में से कुछ पूछा जाएगा. स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना. समझना इंपॉर्टेंट है हर चीज. तो पहला क्या आएगा अपना? पोजीशन. पोजीशन क्या होगा? द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल. एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल with respect to observer, with respect to observer. या कहीं कहीं जगह पे origin भी आएगा. ऐसा is known as position. इसी को पोजीशन बोलते हैं. जैसे सपोज आपने क्या किया, ये ओरिजिन बना लिया. एक पार्टिकल यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, 5. इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकते हैं. ये x है, ये y है और ये z होगा बाहर की तरफ, है ना. इस डायरेक्शन में मैंने z बना दिया. इसका आप क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट लोकेशन क्या बोलेंगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप बोलेंगे कि x डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो 3 है, y डायरेक्शन में 4 है और z डायरेक्शन में 5 है. z डायरेक्शन में 5 है ना. तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल. नेक्स्ट आएगा अपना डिस्टेंस. नेक्स्ट क्या आएगा? डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होगा? द टोटल लेंथ ऑफ नहीं, आपको क्या बोला मैंने? आपको नोट नहीं करना है, आपको क्या करना है? सिर्फ समझना है. फिर मैं इसका क्या करूंगा? एक पीडीएफ बनाऊंगा, आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा. फिर आप नोट्स उससे जो है ना कॉपी कर लीजिए. तो उससे फिर आपका क्या होगा कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा और फिर नोट्स भी बन जाएगा. तो आपको अलग से रिवाइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नो नीड.
the total length of the actual path covered by particle, actual path covered by particle, the total length of actual path, मतलब जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है उसका लेंथ है ना, is known as distance, known as, इसी को क्या बोलेंगे अपन, distance। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ से मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे A to B आ गया, तो इसका एक्चुअल लेंथ L हो जाएगा, तो इस केस में डिस्टेंस को L बोल दिया, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू L हो जाएगा। लेकिन अगर किसी केस में पार्टिकल ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, अब ये वाला डिस्टेंस D है आपका, मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस D है और ये वाला डिस्टेंस L है यहाँ से यहाँ तक का, बट एक्चुअल पाथ इसका क्या है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, इस केस में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो D हो जाएगा। कोई भी पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे मान लीजिए यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है, फिर ये यहीं पे आ गया और इसका रेडियस R है, यहाँ से गया है ना, फिर ये यहाँ पे आ गया, इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यही है, यहाँ से गया यहाँ पे आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये पूरा पाथ आ जाएगा 2πr है ना, डिस्टेंसेस। कॉपी करना है, इसका कॉपी करना है, ये वाला जो आपको मैं PDF सेंड करूंगा, ये वाला इसको कॉपी करना है बस, खुद का कुछ नोट्स नहीं बनाना है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 2πr। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो इसके लिए बताओ डायरेक्शन होना कंपलसरी है क्या, नहीं है ना, आप इस पॉइंट पे या तो ऐसे भी जा सकते, ऐसे भी आ सकते, ऐसे भी जा सकते, कैसे भी जा सकते, डिस्टेंस की बात है, तो इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट लेंथ है, तो SI यूनिट हो जाएगा मीटर, SI यूनिट इज, और ये कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी। नहीं ऑलरेडी नोट्स है तो फिर क्यों नोट करना है यार, जब तुम्हारे पास है नोट क्यों करना है, अब कुछ वैसा लगे कि हाँ ये नहीं है तो फिर नोट करना, वरना मत नोट करना, एक ही चीज को कितनी बार नोट करोगे तुम, तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन two points, it is the shortest distance between 2 points, ये 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब अगर ये पार्टिकल यहाँ पे या यहाँ पे है, ये इसको यहाँ से यहाँ जाना है, किसी एक पार्टिकल को A to B जाना है, तो वो ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसा भी जा सकता है, लेकिन इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो यही वाला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसी को क्या बोलेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन का होना कंपलसरी है, आपको पता है कि आप इसी डायरेक्शन में जाओगे तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, वरना नहीं आएगा। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी डिस्टेंस, तो SI यूनिट क्या आ जाएगा, SI यूनिट है ना, ये मीटर आ जाएगा, SI यूनिट मीटर। नोट करके 1-2 पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा मैं। तो देखो अगर पार्टिकल कैसे भी मूव कर रहा है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया, फिर वापस ऐसे आया, ऐसा आ गया पार्टिकल यहाँ, फिर जहां से गया मान लो वहीं आ गया, तो इस केस में अगर ये D है, ये D है, जहां से गया वो वहीं पे आ गया, मतलब यहीं से मूव करना स्टार्ट किया था, मैं अलग लाइन शो कर रहा हूँ, ये इसी पाथ को फॉलो कर रहा है ऐसा मान,
ये इसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस जा रहा है, बट मैं अलग से शो कर रहा हूँ, समझ में आए। पार्टिकल यहाँ गया फिर वापस यहीं पे आ गया, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर, ठीक है। एसआई यूनिट इज सिस्टम ऑफ, ये पढ़ा है ना एसआई यूनिट से, एक होता है सीजीएस यूनिट, एक होता है एसआई यूनिट। यहाँ यस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी, ये डिस्टेंस डी है, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, इस केस में डिस्टेंस कितना आया, ये डी है ये भी डी है, डिस्टेंस आएगा 2d। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आ जाएगा, जहां से गया था वो वहीं पे आ गया है, जहां से गया था वो वहीं पे आ गया है। अच्छा, दूसरा केस ऐसा है, मान लो ये यहाँ से गया, ऐसा आ गया, ऐसा गया था और ये ऐसा आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बट डिस्टेंस में दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। नेगेटिव हो ही नहीं सकता डिस्टेंस, अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो 0 भी नहीं हो सकता है, अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो 0 भी नहीं हो सकता है। बट हाँ ये ज्वाइंट है, एक ही जगह से, यहाँ से गया वापस इसी पे आया है ना, ये इसी डायरेक्शन में गया वापस इसी पे आया, बट अपन शो कर रहे हैं ऐसा समझने के लिए। यस, ये सेम लाइन है, ये सेम ऐसे गया, ये कैसा है समझ लीजिए, यहाँ पे डाउट नहीं आना चाहिए कुछ, ऐसा गया फिर वापस यहाँ से यहाँ पे आया फिर वापस ऐसा गया, ऐसा। तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ट्राई कर रहा है वो ज्वाइन करने का, फिर से वही होगा, फिर जो डिस्टर्ब कर रहा है लेक्चर में, तो फिर क्या करे बताओ, बोलो उसको ज्वाइन होने के लिए, मैं अनलॉक कर रहा हूँ मीटिंग को, बट फिर से अगर वो डिस्टर्ब करेगा कोई, तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा, तुम लोग ही बताओ यार, हटाना ही पड़ेगा सर वेटिंग रूम ऑन कर दो। सेकेंड में क्या है, सेकेंड केस में अपना क्या आएगा, डिस्टेंस जो होगा, अगर ये पार्टिकल एक ही लाइन के अलोंग जा रहा है, मान लीजिए ए टू बी गया, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना, इफ a particle is moving along a straight line, if a particle is moving along yes, along a straight line, straight line in same direction, same direction मतलब सीधा आगे ही जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, direction, then distance equals to displacement, distance equals to displacement, है ना। अनलॉक किया, अनलॉक कर दिया, बोल दो ज्वाइन हो जाए, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बट जनरली क्या होता है, डिस्टेंस अपन ये लिखेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल भी लगा दिया, इक्वल कब होगा, तो ये वाला आएगा तब ये होगा, इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मली अपना ये होने वाला है, ठीक है। तो दो पॉइंट यहाँ पे नोट करने का था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अपना आएगा स्पीड। स्पीड को किसे लिखेंगे, स्पीड में एक फर्स्ट लिखेंगे अपन ए पार्ट, एवरेज स्पीड,
एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। दूसरा आएगा आपका, दूसरा आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये समझना है थोड़ा सा आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इट इज इट इज द रेट ऑफ चेंज, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, वैसे भी क्वेश्चन में जहाँ पे रेट लिख दिया ना, रेट का मतलब भी होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब तक अगर सिर्फ इतना लिखा होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब इसको मैं समझाता हूँ, ये वाला। हाँ, इट इज अ रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब ही होता है स्मॉल टाइम, है ना। नहीं तो वरना एवरेज हो जाता है वो, वरना वो चीज एवरेज हो जाती है। अभी मैं ये चीज समझाता हूँ इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए ऐसा कर्व बना दिया मैंने, ये आपका एस है और ये आपका टी है। ये पोजीशन या डिस्टेंस बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी एस या टी ऐसा दिया हो, तो जब भी ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम ड्राइव कर रहे हो, तो बोलते हो ना किसी भी इंस्टेंट पे कि 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, तो वो किसी इंस्टेंट पे होता है ना। इंस्टेंट पे क्या मतलब? तुमने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद क्या करोगे? तुम्हारा कुछ रिएक्शन टाइम होगा। एक बार देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व करने को ही बोलते हैं जितना टाइम लग रहा है, मतलब रिएक्शन टाइम है तुम्हारा। फिर उसके बाद बताओगे हाँ इतनी स्पीड है, फिर एग्जीक्यूट होगा वो। तो उतने में जो टाइम लगता है ना, वो जो टाइम आएगा वो आपका dt आएगा। d कहाँ पे लगता है? मतलब ये वेरी स्मॉल। d जहाँ पे यूज हो गया ना, मतलब वो चीज वेरी स्मॉल हो जाएगी। ये वेरी स्मॉल मतलब क्या? dt टेंड्स टू 0, मतलब इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइट टेंड्स टू 0, है ना। तो जहां पे dt आ जाएगा इसका मतलब इनफाइनाइटेसिमली, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब इनफाइनाइटेसिमल लिख लो। इनफाइनाइटेसिमल मतलब टेंड्स टू 0, ऐसा नहीं मतलब dt टेंड्स टू 0 है नहीं, बट 0 को टेंड कर रहा है वैसा। इसका मतलब यहाँ पे जो पोजीशन आएगा ना, वो बहुत ऐसा नहीं, कोई इंटरवल नहीं आएगा, कुछ स्मॉल सा पार्ट आएगा, स्मॉल सा पार्ट। जितने टाइम में आप देखोगे, ऑब्जर्व किया, है ना, जितना रिएक्शन टाइम आया उतना ही dt टाइम। तो इसीलिए इनफाइनाइटेसिमल मतलब टेंड्स टू 0, dt टेंड्स टू 0। तो अब मैं बताता हूँ कि इस ग्राफ से कैसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करेंगे। तो मान लो किसी भी टाइम पे ये यहाँ पे है, तो dt टाइम में ये यहाँ पे जाएगा, यहीं पे थोड़ा सा शिफ्ट होगा बस। तो ये यहाँ पे जो टाइम आ जाएगा वो t प्लस dt हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, आप इसी को बोल दीजिए, इस वाले पार्ट को ही आप क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को आप कुछ l बोल दीजिए, dl। स्मॉल लेंथ आएगा, इसको मैं dl बोल देता हूँ। फिर से उस नेक्स्ट पेज में फिर से मैं इसी को समझाता हूँ, समझिए आप इसको। कैलकुलेट पढ़ा होता तो मुझे इतना नहीं समझाना पड़ता, बट मुझे थोड़ा सा भी यहाँ पे स्ट्रेस देना पड़ेगा इस चीज पे। ये ऐसे आपका, हाँ बताता हूँ, ये टी है। देखो डी क्या है वो भी समझ लेते हैं। ये बताओ मुझे, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे आपका x1 इक्वल्स टू मान लीजिए 2 है और x2 इक्वल्स टू आपका 5 है। तो यहाँ पे चेंज कैसे लिखते हैं आप? चेंज इन x क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1, आंसर 3 आएगा। बट इस चेंज को आप कैसे लिखते हैं? डेल्टा x। तो यही हो जाता है डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इक्वल्स टू। जब चेंज है ना फाइनाइट होता है, मतलब इसकी कुछ एक वैल्यू होती है, लार्ज वैल्यू या फाइनाइट, जिसको आप काउंट कर सकते हैं वैसा करके, टेंड्स टू 0 वाला पार्ट नहीं है, तो उसको लिखते हैं चेंज को डेल्टा x।
बट अगर यही वैल्यू ऐसी होती ना x1 इक्वल्स टू 2 है और यहाँ पे ये वैल्यू होती, ये पॉइंट आपका x2 है और x2 की वैल्यू ये है 2.0000000002 या 1, इतना है ये वैल्यू। तो यहाँ पे चेंज इन x क्या आ जाएगा? चेंज इन x आप लिखेंगे x2 माइनस x1, ये वैल्यू आएगी कितना, 0 लिख लिया 3369, तो 0.002 इतना लिखोगे आप। तो आप ये क्या बोलोगे, ये वैल्यू तो 0 को टेंड कर रही है ना, टेंड्स टू 0 हो गई ना ये वैल्यू। तो आप उस केस में व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल, तो उस चेंज को डेल्टा नहीं लिखते, डी लिखते। उस चेंज को क्या लिखते हैं? डी। किसमें चेंज देख रहे हैं? एक्स, तो dx। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 0.0 कितनी आ जाएगी? इसका मतलब जब लार्ज चेंज होगा, लार्ज का मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जो टेंड्स टू 0 नहीं है, 1 भी रहेगा 0.5 भी है तो वो टेंड्स टू 0 नहीं है, तो उसको आप लिखेंगे डेल्टा एक्स। उसको क्या लिखेंगे? वैसे चेंज को क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स। लेकिन व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल, है ना, तो उस केस में व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल, है ना, तो उस केस में आप चेंज को जो डिनोट करते हैं उस डी से डिनोट करते हैं, इससे डी। मतलब ये चेंज कैसा होगा? टेंड्स टू 0, ऐसा होगा, 0 को अप्रोच कर रहा होगा ये चेंज। तो उस केस में चेंज को क्या लिखते हैं? किससे? डी से। उस केस में चेंज को क्या लिखते हैं? डी से। ध्यान से एक बार फिर से समझिए वो डी क्या है। फिर से x1 मान लिया, ये x2 है, x1 इक्वल्स टू अपन ने अस्यूम लिया 2 और x2 इज 5, तो चेंज इन x इज x2 माइनस x1, ये 3 हो गया। तो ये चेंज आप काउंट कर सकते हैं इसको, तो इसको डेल्टा x लिखते हैं। बट x1 की वैल्यू अगर 2 है और x2 की वैल्यू ये 2.009 टाइम्स, है ना, ये 0 लिख दिया इनटू फिर 2, तो इसका मतलब चेंज इन x जो है ये वेरी स्मॉल है ना, टेंड्स टू 0 है ना, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो वैसे चेंज को डेल्टा नहीं लिखेंगे, वैसे चेंज को डी लिखेंगे। डी किस में देख रहे हैं? चेंज x में, तो dx। तो ये हो जाएगा। तो स्मॉल चेंज को डी से अपन डिनोट करते हैं। जैसे अगर कहीं पे ऐसा होता, कहीं पे सिर्फ ये लिखा होता चेंज इन ए, तो आप डायरेक्ट लिख देते डेल्टा ए। लेकिन वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल मतलब टेंड्स टू 0 वाला चेंज, ऐसा लिख दो, टेंड्स टू 0 वाला चेंज। तो उस केस में वेरी स्मॉल चेंज को किससे लिखते हैं? डी। वेरी स्मॉल चेंज को डी से। तो वेरी स्मॉल चेंज इन ए, इसको लिखेंगे डी ए। सिर्फ किसी ने लिख दिया ऐसा, चेंज इन मुंबई, तो आप लिखेंगे डेल्टा मुंबई। लेकिन किसी ने ऐसा बोल दिया वेरी स्मॉल चेंज, तो इसको लिखेंगे आप डी मुंबई। नहीं, 0.02 0 को अप्रोच नहीं कर रहा था, इसको नहीं लिखेंगे। वेरी स्मॉल मतलब आप 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा, 1 के रेस्पेक्ट में वो बहुत कम होगा। ये अरे ये तो एग्जांपल है ना, चेंज इन मुंबई, ये सब समझने के लिए, ये तो मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे चेंज इन मुंबई लिखा हुआ है मतलब डेल्टा मुंबई, वो आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा कहाँ पे स्मॉल है क्या है ना, वो नॉर्मली आपको देखकर समझ में आ जाएगा, वैसा नहीं है। हाँ 5 6 कहीं कहीं पे वैसा भी होता है, कहीं कहीं पे 4 में भी ले लेंगे, वैसा कुछ नहीं। पूछे रहेंगे ना, इस पॉइंट पे बताओ। अभी वो ऐसे बहुत कम बोलेगा कि एवरेज बताओ या इंस्टेंटेनियस बताओ, हाँ, वो तो नहीं बोल। डायरेक्टली नहीं बोलेगा कभी। वो उस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो चीज एवरेज है, वो चीज इंस्टेंटेनियस है ना। तो वैसा मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये सब भी,
ऐसा नहीं कि अरे चेंज इन मुंबई होगा तो डेल्टा मुंबई हो जाएगा, वो ऐसे एग्जांपल। तो अभी वही चीज मैं बता रहा था कि इंस्टेंटेनियस समझने के लिए ये चीज आएगी। तो आप मान लीजिए ये कर्व है ऐसा, ये आपका एस है, ये आपका टी है, तो आप t इक्वल्स टू टी पे ये यहाँ पे रहेगा, तुमको उसकी स्पीड बतानी है किसी भी इंस्टेंट पे। तुम एक बार देखोगे कि फिर ऑब्जर्व करोगे तो कुछ टाइम तो लगेगा ना आपको, dt टाइम, वो टाइम वेरी स्मॉल है बट टाइम तो लग रहा है dt। तो इतनी देर में तो कुछ ये मूव करेगी ना बाइक, बाइक मूव कर गई है, तो यहाँ का टाइम क्या हो गया t प्लस dt, इन दोनों का डिफरेंस कितना है dt। तो इतने टाइम में ये कुछ डिस्टेंस मूव किया, dl मान लिया इसका। इसको अलग से ड्रॉ करो तुम, इसको अलग से ड्रॉ करो, थोड़ा एनलार्ज करके ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है आपका कुछ ऐसा है, ये आपका पार्ट है dl, ये आपका पार्ट क्या है dl, है ना। तो अब ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला पार्ट, इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ ठीक है इक्वल होगा ये वाला लेंथ है ये, तो ये तो dt है, ये क्या है dt है। और ये वाला जो कितना आएगा ds, s है तो ds मान लिया मैंने, ds। कहीं पे dx भी लिखा होगा, कहीं पे dy भी लिखा होगा, वो आगे चलकर समझ आएगा, अभी ds मान लेते हैं। थीटा मान लीजिए आप, थीटा, तो यहाँ से tan थीटा को आप क्या लिखेंगे, तो देखो इस dt टाइम में, इस dt टाइम में वो कितना ट्रैवल किया ds, तो वेलोसिटी, अभी tan थीटा तो बाद की बात है, तो स्पीड क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ds बाय, इस dt टाइम में कितना ट्रैवल किया ये ds, तो v क्या हो जाएगा ds बाय dt। तो इसी चीज को क्या बोलिए आपने, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये क्या है आपका, ऑल्सो tan थीटा इक्वल्स टू ds बाय dt। और tan थीटा होता है क्या है, स्लोप, ये तो पता है आपको, है ना, tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप। तो स्लोप हो गया ds बाय dt, और यही स्लोप क्या है, v है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग ये हो गई कि स्लोप ऑफ st कर्व, स्लोप ऑफ st, s मतलब या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी मान, दोनों केस में ये इंस्टेंटेनियस वाली चीज हमेशा सेम है ना। तो स्लोप ऑफ st कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां से क्या अपना कंक्लूजन आया, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ st कर्व ये क्या देगा, गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड। आई बात समझ में। तो इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे होता है और उसको क्या लिखेंगे, ds बाई dt, v इक्वल्स टू ds बाई dt। अब ये d बाई dt ये कुछ होता है, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, वो कैलकुलस में सीखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है वो ये चीज अपन कैलकुलस में सीखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट आएगा इसका सी पार्ट आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, तो यूनिफॉर्म स्पीड जो होगा ना, मतलब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, या आप क्या बोल सकते हैं, इफ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, वो बताऊंगा अभी कब पढ़ाया जाएगा। इफ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको आप क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब यू क्या हो गया, इसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इसमें, इस केस में स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अभी इतना समझ लेंगे कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, या व्हेन पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। अच्छा एक चीज मैं एवरेज की बात कर रहा था उस साइड, इंस्टेंटेनियस, हाँ स्मॉल चेंज के लिए इंस्टेंटेनियस यूज होता है, इंस्टेंटेनियस वाली जो चीज होती है वो स्मॉल के लिए। एक चीज मैं की बात कर रहा था, एवरेज स्पीड,
इसको ऐसे देखो, इसको अगर क्वेश्चन में अगर बोला नहीं जाए एवरेज है, तो क्वेश्चन में ऐसा ब्रैकेट के अंदर होगा, इस वाले ब्रैकेट के अंदर होगा ये, या तो कहीं ऐसा लिखा होगा वी एवरेज, या इस ब्रैकेट के अंदर होगा वी, इसका मतलब एवरेज है ये, इसका मतलब क्या है, ये एवरेज। नेक्स्ट आएगा आपका, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड कितनी, मीटर पर सेकेंड, है ना। कैसी क्वांटिटी है स्पीड, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है स्पीड में, नहीं रिलेटिव मोशन तो टाइम है ना अभी, रिलेटिव में तो टाइम है ना। तो इसका ऐसा यूनिट ही हो जाएगा, ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। देखो आज जो भी होगा ना, नॉर्मली आज पूरे बेसिक्स हो जाएंगे काइनेमेटिक्स के, फिर उस पे अब टॉपिक्स आएगा 1D 2D मोशन, है ना। तो 2D में आता है, 1D में भी आता है रिलेटिव मोशन, 2D में भी पढ़ेंगे। तो पहले एक बार बेसिक समझ लेते हैं कि ये स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फिर नेक्स्ट जो अपना आएगा वेलोसिटी आएगा। तो फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट पार्ट जो लिखेंगे आप लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है v और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो तुम इसको स्पीड मानोगे या वेलोसिटी, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि ये स्पीड है या वेलोसिटी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी सेम है, स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों सेम होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, हमेशा सेम होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी। तो ये भी क्या होगा, वही होगा, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time is known as instantaneous velocity, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी वही होता है, बट इसमें अब वेलोसिटी है तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये भी वही, स्मॉल सा एलिमेंट लेंगे ना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका थीटा होगा, तो v की वैल्यू वही tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू ds बाय dt। ये भी क्या आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू ds बाय dt। देख लो क्या समझना है इसमें। अब यहाँ से इसकी भी SI यूनिट क्या हो जाती है, अच्छा नेक्स्ट, मीटर पर सेकेंड ये होगी। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ, ये क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, ये मीन सेम थ्रू द मोशन। मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम है, वो हमेशा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। और ये कैसी क्वांटिटी, डायरेक्शन चाहिए इसके लिए, तो वेक्टर क्वांटिटी है ये, नोट करके एक दो पॉइंट। अब देखो आपको पता है, सिंस टोटल डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ से अगर आप इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, हाँ अभी आएगा क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी आएगा। ये नोट करके जो पॉइंट लिख रहे हैं ना, ये इसमें सिर्फ ये कि ये डायरेक्शन भी बताएगा,
इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों इक्वल होगा, हमेशा दोनों इक्वल होगा, बट इसमें डायरेक्शन के साथ और उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा और उसके इसमें डायरेक्शन नहीं आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ds/dt ही होगा, ds/dt ही होगा। तो अगर आप स्पीड को लिखना चाहेंगे तो वो मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे, और उसको लिखना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा वो भी आएगा, बट एक बार नोट करके ये लिख लेता हूँ मैं पहले। एक मिनट, नहीं अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वो यूनिफॉर्म नहीं, क्या बोला यहाँ पे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा भी चेंज, ऐसा भी चेंज हुआ ना तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी, वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा तब तो होगा ही नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम is greater than equal to total displacement upon total time. Displacement upon total time. तो ये क्या है आपका, ये है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट में ये आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, है ना। सेकेंड पॉइंट, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो v इक्वल्स टू, देख लीजिए एक बार प्लीज, क्या समझना है, कुछ डाउट्स है तो बताइए आप। हो गया नहीं है, नेक्स्ट यार, इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे लिखेंगे, ds/dt। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी लिखना होगा ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया ds/dt। क्या लिख दिया, वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, ds/dt। आई बात समझ में। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि ये डायरेक्शन के साथ आएगा, ये डायरेक्शन नहीं आएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, कब, जब मोशन लीनियर टाइप का है तब। सर्कुलर है तो वो डिफरेंट हो जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, सर्कुलर में क्या चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी जो होती है ना, जैसे अगर ये मान लीजिए किसी भी, अगर इसका पाथ, कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इसके अलावा, तो यहाँ पे पार्टिकल होगा तो इसकी स्पीड ऐसी हो जाएगी, या इसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी। तो क्या बोल सकते हैं आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। इंस्टेंटेनियस velocity is always tangential to the path। पाथ के हमेशा टेंजेंशियल होता है, बट वेलोसिटी हमेशा इस पाथ के टेंजेंशियल नहीं होगा। वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, एवरेज velocity is along displacement। जैसे अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में, यही है ना इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज।
तो वी एवरेज इस डायरेक्शन में होगा, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होगी। नहीं, सर्कुलर कहाँ पे बात कर रहे हैं? अरे समझो, इसको समझो, फिर से समझिए आप, बेसिक समझना इम्पोर्टेंट है। आप ये बताइए v को क्या लिखा आपने? v इक्वल्स टू ds बाई dt लिखा ना। dt तो ये टाइम है, टाइम तो स्केलर है, टाइम की तो बात ही नहीं करेंगे अपन। v ds तो आप क्या लिखेंगे? ये तो हमेशा पॉजिटिव वाला टर्म है, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, टाइम कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। ये पॉजिटिव है तो बताया कि कोएफिशिएंट अगर एक वेक्टर को आप ऐसे लिखते हैं, लैम्डा बी लिख देते हैं, लैम्डा अगर पॉजिटिव 3b मान लीजिए, तो इसका मतलब a इज पैरेलल टू b हो जाता है, ये बताया आप। इसका मतलब क्या होगा यहाँ से? ये तो पॉजिटिव है, मतलब v इज पैरेलल टू ds ना, v इज पैरेलल टू ds। ds किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका? यहाँ से यहाँ, स्मॉल है ना ये ds, एक ही पॉइंट है ये, बेसिकली ये पॉइंट है, तो यही ds है, तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये एक पॉइंट है। लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? v एवरेज इज डेल्टा s बाय डेल्टा t, या इसी को आप s बाय t लिख दीजिए। s क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है, तो पार्टिकल मतलब क्या है? v इज पैरेलल टू s। क्वेश्चन भी किया था आपको, अगर कुछ याद है तो, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, वेलोसिटी वेक्टर लिखना था। तो अगर पार्टिकल सपोज ऐसे मूव कर रहा है, तो तुम इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे? dt कांस्टेंट है, dt तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, dt इज ऑलवेज पॉजिटिव। dt तो हमेशा पॉजिटिव टर्म आएगा, तो पॉजिटिव टर्म आएगा तो ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा ना, ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। याद नहीं है कुछ? ये देखो ना, आपको बताया था a इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर b, तो बताया था ना, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, कांस्टेंट है या नहीं उससे थोड़ी मतलब है, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव देन a इज पैरेलल टू b, इफ लैम्डा इज नेगेटिव देन a इज एंटी पैरेलल टू b। तो जो डेल्टा dh टाइम की बात कर रहे हैं अपन, वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब v इज पैरेलल टू ds। इसी तरीके ये डेल्टा t तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, तो v इज पैरेलल टू s, तो यहाँ से यहाँ पार्टिकल जा रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ये इसका डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट, तो v भी इसी के अलोंग होना चाहिए, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग, वेलोसिटी इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वही पॉइंट लिखा था मैंने, एवरेज वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा। पावर कट होने, एवरेज वेलोसिटी। अब नेक्स्ट लिखेंगे अपन, एक मिनट रुको, पावर कट हो गया और जो ये है वो भी जाएगा। नेक्स्ट अपना आएगा एक्सेलरेशन। इसमें भी फर्स्ट क्या आएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। तो उसको सिर्फ ए से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, वैसा नहीं कि वी ए भी लिखा होगा या ए एवरेज ऐसा भी लिखा होगा या कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा या नॉर्मली ए भी लिखा होगा, तो समझ में आना चाहिए। एक्सेलरेशन या कहीं पे सिर्फ एक्सेलरेशन भी लिखा हुआ है तो एक्सेलरेशन तो चलेगा। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, है ना, अपॉन टोटल टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। लैग क्यों कर रहा है? अच्छा तो आ रहा है अभी,
ये है कि मेरा फोन हीट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो फोन हीट होगा तो बंद हो जाएगा वैसा। हाँ ठीक है, आ रहा है मेरा फोन हीट पावर भी नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, इन्वर्टर भी चला गया है थोड़ा सा। आवाज आ रही है क्या मेरी? क्योंकि फोन बहुत हीट हो गया है इसीलिए, और सर पावर। आ रही है आवाज। हाँ देख लो एक बार, क्योंकि फोन बहुत ज्यादा हीट हो गया है और पावर भी कटा हुआ है, तो ऐसा करके तो पता नहीं, शायद फोन ये हो जाए अभी। अरे यार वीडियो सही नहीं चल रहा है ना, पावर ही नहीं है, पावर कट हो गया है। लैग कर रहा है पूरा ना। हाँ वो क्या हुआ है, पावर कट हो गया है। पावर कट होने के बाद क्या हुआ है, फोन जो है वो बहुत हीट हो गया है। तो हीट होने की वजह से, है ना, हीट होने की वजह से क्या हुआ है कि फिर वो लैग कर रहा है। फोन बहुत ज्यादा हीट, पावर कट हो गया तो कुछ चल भी नहीं रहा रूम में। हाँ वो समझ में आ रहा है, मुझे समझ रहा है। देखते एक बार 5 मिनट्स देखते हैं, अगर पावर आ गया तो फिर पढ़ा दूं, क्योंकि इन्वर्टर जो है ना रूम में, उसका भी वो डिस्चार्ज हो गया है। हेलो सर। सर बोलिए। सर एक्चुअली मैं क्या कह रहा था, जिन लोग का रिलेटिव मोशन तक हो गया उन लोग का तो टाइम वेस्ट ही होगा ना सर ऐसे तो। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जिस लोग का रिलेटिव मोशन हो गया ना, वो क्या करेंगे, उसको मैं असाइनमेंट दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तब तक वो क्वेश्चंस करेंगे वो। सर बट उसका फिर लेक्चर्स लास्ट तो में अटेंड करने पड़ेंगे ना, 1 महीना तो जाएगा ही वहां तक पहुंचने में। नहीं तो फिर देखो ना, वो वैसा है ना, क्या है कि लेक्चर्स अटेंड करना, अगर उसको करना है तो करे, नहीं करना है तो अभी, बट अगर करोगे तो अच्छा ही होगा ना, तुम्हारा रिवाइज होता जाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि मैं थियोरी थोड़ी बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ थियोरी थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं तो क्वेश्चंस भी कराऊंगा ना यार, तो एक बार रिवाइज होता जाएगा, वैसा है ना। थोड़ा सा है कि तुम जहाँ पे थियरी आएगी, अरे कुछ नहीं, क्वेश्चन वाइज कुछ लैक होगा ही नहीं, ठीक है, सब हो जाएगा, इतना क्यों तुम टेंशन ले रहे हो, सब हो जाएगा। और ये सर था। आप काइनेमैटिक्स भी तो सिर्फ एक ही क्लास पढ़ाओगे ना 3 में से। हाँ अभी काइनेमेटिक्स एक लेक्चर होगा, बाकी में आपका वो होगा, क्योंकि जो बैचेस हैं इसमें, उसमें तो यार उसका तो ये है ना कि उसको काइनेमेटिक्स हुआ नहीं है, तो उसको आगे पढ़ाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना, फिर पीछे का वो चीज देखनी पड़ेगी ना थोड़ा। सर बाकी तो 3 आप लेक्चर्स में वेक्टर्स होगा कि कैलकुलस होगा? कैलकुलस, वेक्टर्स तो हो गया ना, वेक्टर्स क्या हाँ होगा, हाँ कैलकुलस हो होगा, गया। कैलकुलस। कैलकुलस जिनका हो गया तो वो मेरे साथ रहेंगे, मैं उसको क्वेश्चंस देता रहूंगा, करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है। एक थैंक यू बार देख सर। लीजिए ना, अगर एक देखो क्या है, एक दो लेक्चर देख लो, अगर तुमको बहुत ज्यादा होता है कि अगर सेम चीज पढ़ेंगे ना बार बार, तो आपको बोर करेगा वो, अगर बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा तो फिर तुम देख लेना अटेंड करना ये नहीं करना है, अगर ज्यादा बोरिंग नहीं लगेगा तो अटेंड कर लेना, ठीक है। अरे टेस्ट होगा तो काइनेमेटिक्स का नहीं होगा ना,
अगर होगा भी टेस्ट तो काइनेमेटिक्स का नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ मैं। पावर क्यों नहीं, कम से कम एक्सेलरेशन पढ़ा देता तो फिर। अरे किसी का टेस्ट है जो पहले से पढ़ रहे हैं वैसे। एक लेक्चर मतलब बाद में बात करेंगे इन सब के बारे में, एक लेक्चर। हाँ टेस्ट होगा तो वेक्टर्स पे होगा, ट्रिगो मोल कॉन्सेप्ट जिस जो हुआ है उस पे होगा ना। एक मिनट रुको, अरे यार हाँ वी मीन्स मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। ए हाँ उसको मुझे, हाँ अब आएगा पावर कट हो गया था, इन्वर्टर भी चला गया था। देखो यहाँ से अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो आप ए को क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, ये v2 माइनस या v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल ये v इनिशियल बाय डेल्टा टी या टी लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टी लिख दीजिए। तो यहीं से एक 1D मोशन का एक फॉर्मूला आ जाता है, at इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो यहाँ से v फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इनिशियल प्लस at। ये a जो होगा यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट है, तब आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज अ कांस्टेंट, तब आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। सेकेंड आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है बस, ये तो आपको आगे पढ़ाया ही जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, it is the rate of change in velocity with respect to time। मतलब अगर यहाँ पे vt ग्राफ है, vt ग्राफ है ना, कैसा भी कर्व है तो फिर से वही t आ जाएगा, स्मॉल से एलिमेंट लेंगे तो t प्लस dt आ जाएगा। तो यहाँ पे भी स्लोप फाइंड करेंगे तो dv बाई dt आएगा, है ना। फिर से इसको आप अगर ड्रॉ करेंगे तो इस वाले इस साइड dt और इस साइड dv, ये एंगल थीटा। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप बोल सकते हैं a इक्वल्स टू dv बाई dt इज नथिंग बट स्लोप ऑफ vt ग्राफ। अच्छा एक मिनट, vt ग्राफ क्या एक्सेलरेशन क्या बोल रहे थे आप, हाँ ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो a इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t हो जाएगा, इसको t मान लिया तो at a को इस t को इस साइड लाइए तो at इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल को इस साइड लाइए तो v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at आ जाएगा। ये 1D मोशन का इक्वेशन होता है, वहां पे इसको डिस्कस करेंगे, अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि ये होता है। Second is instantaneous acceleration। तो instantaneous acceleration क्या है, it is the rate of change in velocity with respect to time। मतलब अगर vt ग्राफ दिया हुआ है तो t टाइम पे यहाँ पे है तो t प्लस dt, कितने टाइम की बात कर रहे हैं, dt टाइम। तो dt टाइम में ये कितनी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, dv। तो एक्सेलरेशन को आप क्या बोलेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, तो dv बाई dt हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा। इसी को मैं यहाँ इस साइड लिख रहा हूँ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, dv बाई dt इक्वल्स टू dv बाई dt मींस स्लोप ऑफ vt ग्राफ का ये स्लोप आ जाएगा। मतलब अगर vt ग्राफ गिवन है तो आप किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, अगर अब देखो यहाँ से अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में v से जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इफ v is anti parallel to a, then उस केस में आप a को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका रिटार्डेशन।
रिटार्डेशन क्या करेगा ये? इट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल, या ड्यू टू रिटार्डेशन स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल। लेकिन यही चीज रिटार्डेशन या डेसिलरेशन भी बोला, डेसिलरेशन, लेकिन यही चीज अगर ये जिस डायरेक्शन में पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ए है ना, इफ v इज पैरेलल टू a, देन a को क्या बोलते हैं अपन? एक्सेलरेशन। और ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल की स्पीड को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ना? आई बात समझ में आपको? तो ये पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज करता है। सर बोलिए। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तभी तो ऐसा कहेंगे ना, हमेशा पैरेलल या हमेशा। हाँ, तो हमेशा पैरेलल या हमेशा एंटी पैरेलल का मतलब यही होगा, स्ट्रेट लाइन हो या ऐसा मान लो कर्व पाथ पे जा रहा है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में, और हमेशा ये ऐसे ही होगा तब बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। वरना सिर्फ ये किसके लिए वैलिड होगा? स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ वैलिड होगा। तो पैरेलल, ठीक है। तो अभी सिर्फ 1D मोशन की बात कर रहे हैं, तो अभी 1D मोशन ही समझेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब 1D, डी मतलब 1 डायमेंशन। आई बात समझ में आपको? है ना? अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा। पेज नंबर 15 एक क्वेश्चन नोट करना। वन डी मोशन के बारे में अभी अपने को कुछ पता नहीं, अभी सिर्फ एवरेज स्पीड जान रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी जान रहे हैं, सिर्फ यही पता है। वन डी मोशन क्या होता है ये अपने को अभी कुछ पता नहीं। मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है v1, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है v2। तो ऐसा बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन क्या बोला गया? if a particle covers half of the total distance with constant speed v1 and remaining distance with constant speed v2, then find the average speed of particle. Then find the average speed of particle. तो इस केस में पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या होगी? सर 2v1 v2 by v1 plus v2। तुमको याद हो गया फॉर्मूला, इसीलिए तुमने 2v1 v2 by v1 plus v2। हाँ सर सही है। बट क्वेश्चन अभी कुछ चेंज करूंगा थोड़ी देर में, एक और क्वेश्चन सिंपल सा दूंगा, फिर चेंज करूंगा, उसमें बताना तुम, है ना? ओके सर, चैलेंज नहीं, अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा दूंगा। तुमने कितना काइनेमेटिक्स पढ़ा है, क्या क्वेश्चन किया है, टाइम के साथ तुमको समझ में आएगा, है ना? तुमने अगर तुम सॉल्व कर लोगे मतलब तुमको आता है ना? बट अभी नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। टाइम के साथ क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो चेंज होता जाएगा, और तुम्हारे लिए तो क्वेश्चन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको फिर से पढ़ना तो अच्छा लगेगा नहीं, है ना? तो तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस तो कराना ही पड़ेगा। हाँ सर, यही तो बुरा लग रहा है। हाँ ठीक है, तुमको क्वेश्चन करा दूंगा, पहले तुम पढ़ते चलो।
सर इससे कोई नुकसान तो नहीं है ना कि वापस पढ़ रहे हैं पूरा? कुछ नहीं, ये और अच्छी बात है ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, इससे क्या तुम्हारा लॉस है, कुछ नहीं है। ओके सर। तुमको मैं कुछ असाइनमेंट, तुम एक बार मैसेज कर देना, तुमको कुछ असाइनमेंट दूंगा, तुम वो भी करते रहना। श्योर सर। तो इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये बताइए, ये टोटल डिस्टेंस का हाफ है ये, तो टोटल डिस्टेंस को मैं 2s मान लेता हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस s हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, s। अज्यूम कर लिया, ये गिवन नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, t1, और ये टाइम क्या होगा, t2। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो टाइम को क्या लिखेंगे, t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s बाय v1 है ना। t2 को क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू s बाय v2। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम t इक्वल्स टू t1 प्लस t2, तो s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। तो s कॉमन ले लीजिए, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, करेक्ट है, जिसका आया है आंसर। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस का हाफ है ये, तो इसको मैंने s अज्यूम कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा s। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, t1, तो t1 की वैल्यू s बाई v1, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, t2, तो t2 की वैल्यू s बाई v2। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, तो ये वैल्यू है ना। तो s बाई v1 प्लस s बाई v2 s, तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है, क्वेश्चन में v1 एंड v2 गिवन है, ये गिवन है, तो आपका आंसर भी इसी में आना चाहिए, इसी के टर्म्स में आना चाहिए। आंसर जो आना चाहिए वो v1 एंड v2 के टर्म्स में ही आना चाहिए, है ना। तो s जो है एक पैरामीटर है जिसको आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, आपको एलिमिनेट करना है। तो एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे आप, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, s प्लस s है, टोटल टाइम कितना है, तो s बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, तो ये कितना आ जाएगा, 2s, ये हो जाएगा s इंटू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 बाय v1 v2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2v1 v2 बाय v1 प्लस, है ना। तो आपका ये आंसर। अब यहीं से अगर आप यहीं से देखेंगे, अगर मान लो ये ऐसा होता, ये डिस्टेंस सेम होता, s s s s, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी v1 v2 v3 v4, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है, तो v एवरेज इज, देखो यहाँ पे क्या है, 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, तो इस तरह से यहाँ पे कितना इंटरवल है, 4, तो 4 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस 1 बाई v, इस टाइप से है। ये जो होता है ना 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, v1 प्लस v2 बाई 2 होता है, तो इसमें रिवर्स हो जाता है, 2 ऊपर आ जाएगा, वो v की जगह पे 1 बाई v1, v2 की जगह पे 1 बाई v2, तो ये बोलते हैं, ये किसमें है, hm, ये हार्मोनिक मीन है। सर अरिथमेटिक मीन वाला तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में आता है ना? हाँ हाँ, है ना। तो ये हार्मोनिक, ये सब क्या है, हार्मोनिक मीन। अगर किसको मान लो ये नहीं आया कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो ऐसे समझ लेंगे, मान लो एग्जांपल के लिए x1 x2 x3 दिया हुआ है, इसका आपको हार्मोनिक मीन चाहिए, है ना, hm चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 ऊपर लिख दिया, 1 बाई x1 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3, क्लियर है।
2 क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन सिंपल टाइम वाला जो बोल रहा था वो, और एक थोड़ा सा मिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ऐसा दिया होगा, कुछ टोटल डिस्टेंस कितना है पता नहीं अपने को, बट उसका कुछ पार्ट वो v1 से कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर कर रहा है और कुछ पार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से कवर कर रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक का टाइम जितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, सेम है। क्वेश्चन ऐसा, इफ अ पार्टिकल covers some distance in half of the total time with constant speed v1 and remaining distance with constant speed v2, उसका भी टाइम क्या होगा, सेम, इसलिए आप बोला इन हाफ ऑफ द टोटल टाइम with constant speed v2, then find the average velocity, average speed बोला है तो स्पीड लिख दीजिए, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो जैसे पहला सम किया था उसी टाइप से टोटल डिस्टेंस फाइंड कीजिए, टोटल टाइम फाइंड कीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, बट एक बार ट्राई कीजिए आप। सर सेम आंसर है क्या? नहीं, सेम आंसर नहीं। हाँ, ये जिसका ये सब लिख रहे हो उसका आंसर करेक्ट आ रहा है, सेम आंसर नहीं है, v1 प्लस v2/2 है, बट आप एक बार ट्राई कीजिए, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ पे टाइम सेम है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए, जरूरी नहीं कि आंसर आना ही है, आपको अभी क्या सीखना है कि कैसे प्रोसीड करते हैं। हाँ, सही आंसर आया, यहाँ से यहाँ तक v1 है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड v2 से जा रहा है। अपने को पता है यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर t अपन अज्यूम करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम क्या होगा, t होगा, बिकॉज ये हाफ टाइम है उसका और ये भी हाफ टाइम है, तो ये t होगा तो ये भी t। तो इस ये वाला डिस्टेंस s1 और ये वाला डिस्टेंस s2, तो s1 को आप कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा v1 इंटू टी, और s2 क्या हो जाएगा, तो v2 इंटू टी हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस s इक्वल्स टू s1 प्लस s2, ये हो जाएगा v1t प्लस v2t, तो v1 प्लस v2 इंटू टी आ जाएगा। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम t इक्वल्स टू t कैपिटल T मान लेते हैं, तो ये t प्लस टी मतलब 2t, है ना। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, तो v इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 बाय t इंटू 2t, तो t से t देखो कैंसिल आउट हो गया, क्वेश्चन में v1 v2 गिवन है तो आंसर भी उसी के टर्म्स में आएगा। और ये क्या होता है, ये होता है v1 प्लस v2 बाय t, तो समझ में आएगा ना, ये तो अरिथमेटिक मीन है, am अरिथमेटिक मीन है ना, ये आपका अरिथमेटिक मीन हो गया। तो इस टाइप से अगर टाइम इंटरवल सेम होता है, तो टाइम इंटरवल सेम होता, अगर 3 इंटरवल्स गिवन होता, उसका टाइम इंटरवल सेम होता और स्पीड होती एक की v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3, तो एवरेज स्पीड क्या होता, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3,
v1 plus v2 plus v3 by 3। समझिए एक बार, किसी को कुछ डाउट भी है क्या इसमें, सर ये कैसे आया, कैसे सॉल्व किया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा दिया, अ पॉइंट traversed half the distance with constant velocity v naught, the remaining part of the distance was covered with velocity v1। traverse मतलब traveled, covered, हाँ यस, traveled या traverse का मतलब भी वही होता है, traveled, covered with velocity v1 for half the time, and with velocity v2 for the other half of the time, Find the mean velocity of the particle, find the average velocity of the mean velocity, find the average velocity of the particle। यहाँ पे क्या है, मोशन कैसा है, 1D मतलब स्ट्रेट लाइन। एक मिनट, ये पावर जो है, मोशन जो है वो 1D मोशन है ना, 1D मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा मूव कर रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन, एक ही स्ट्रेट लाइन के अलावा मूव कर रहा है। एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा, बट एक बार आप देखिए, है ना। सर आंसर बताओ। आंसर ये है, देख लीजिए एक बार, मैच करा लीजिए। टू वी नॉट इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2v नॉट प्लस v1 प्लस v2। इसका आंसर ये है। सर एक छोटा सा डाउट था। बोलिए। सर जब मोशन यूनिफॉर्म होता है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होगा ना? हाँ यस,
तो आपको लिखाया था ना कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। इक्वल कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है एक डायरेक्शन। देख लो एक बार कैसे सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए। तो मान लेते कि ये यहाँ से यहाँ तक पे जा रहा है, हाफ क्या बोला, द पॉइंट ट्रेवर्स्ड मतलब या ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप s मानेंगे तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। s ये आंसर v0 v1 v2 के टर्म्स में ही आएगा क्योंकि उतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। s जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, बट यहाँ मानना पड़ेगा ये कितना s है और ये भी s है। यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है v0 से, बट ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक सेम टाइम से जा रहा है। अगर ये टाइम t है तो ये भी टाइम t ले रहा है। यहाँ से यहाँ तक v1 से जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये v2 से जा रहा है। ठीक है, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s2 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, s2 है। आप अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा आपका s1 प्लस s2, तो s1 की वैल्यू क्या होगी, v1 इंटू टी प्लस ये वाला डिस्टेंस, और s1 प्लस s2 कितना है, तो s है। s1 प्लस s2 कितना है, तो s। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2 इंटू टी। क्लियर है? तो आप यहाँ से t को भी देख सकते हैं, s को भी देख लेंगे अपन। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा पहले, तो टोटल डिस्टेंस आ गया आपका, टोटल डिस्टेंस इज s प्लस s, तो 2s। टोटल टाइम आप कैसे फाइंड करेंगे, टोटल टाइम, टोटल टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है s, स्पीड क्या है v0, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, तो s बाय v0। s बाय, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s है और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कितनी है v0, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, s बाय v0। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, तो t प्लस। ये बताओ इसमें कोई डाउट है क्या अभी तक? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक, बताइए। नहीं ना? तो अभी यहाँ से मैं तो यहाँ से क्या आएगा आपका, s की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल टाइम कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू s बाय वी नॉट प्लस 2t। तो s बाय वी नॉट प्लस 2, t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू यहाँ से देखिए पुट करेंगे अपन। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, s अपॉन v1 प्लस v2। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, s अपॉन v1 प्लस v2, तो s अपॉन v1 प्लस v2 है ना। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए टाइम, तो v0 इंटू v1 प्लस v2 हो जाएगा, और ये s v1 प्लस v2 और ये जाएगा 2s v0, तो s कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0 अपॉन v0 इंटू v1 प्लस v2, s अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0 अपॉन v0 इंटू v1 प्लस होगा वो एवरेज
टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था इसका, तो 2s था। टोटल टाइम कितना आया, तो s अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0 अपॉन v0 इंटू v1 प्लस। देखिए यहाँ से s कैंसल आउट हो गया ना ये, तो आंसर क्या जाएगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी, आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहले इसमें आंसर आएगा, जो इंफॉर्मेशन है उसमें आएगा। आप कुछ हैं तो क्या करना, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट है क्या लास्ट क्वेश्चन में, बताइए आप। लास्ट क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? हेलो सर, एक डाउट है मेरे को। बोलो। सर हमें जो 16 अप्रैल के बैच में पढ़ाया था, तो सर उन्होंने हमें कहा था कि ये जो डिस्टेंस का पार्ट है इसे आधा आधा में ब्रेक करके एक पार्ट का वी एवरेज वो अरिथमेटिक मीन से निकाल के दूसरे का वी को ऐड करके कर सकते हैं। तो सर ऐसा क्यों होगा कि उसका वी एवरेज, सर हम लोग जो हार्मोनिक मीन वाला करते हैं वो तो तभी करते हैं ना जब दोनों पार्ट में इक्वल कांस्टेंट टाइम इंटरवल। हाँ हार्मोनिक मीन में टोटल डिस्टेंस सेम होगा, है ना, और अर्थमेटिक मीन आ रहा है मतलब टोटल टाइम इंटरवल सेम होगा। बट यहाँ पे आप देखिए, समझिए, यहाँ पे कितना इंटरवल है, तो एक तो ये एस है, ये एस है, बट यहाँ से यहाँ तक वी नॉट है, बट यहाँ से यहाँ तक v1 थोड़ी है, यहाँ से यहाँ तक तो v1 है, और यहाँ से यहाँ तक v2 है। अलग अलग वेलोसिटी है इतने ही डिस्टेंस में। हेलो सर, तो हमें सर ने यही बताया था कि ये जो सेकंड पार्ट है ना सर, जिसमें v1 v2 है, सर पहले उसका वी एवरेज निकाल लीजिए, फिर सर वी नॉट और वी एवरेज उस वाले पार्ट के साथ हार्मोनिक मीन का फंडा लगा देगा। आंसर आ रहा था भाई क्या तू उससे? अपनी कोचिंग खोल ले ना। अरे आंसर आ रहा है तो सही है, बट आंसर बेसिक तो आ रहा फॉर्मूला है। क्या है इसका? हाँ तो सही है ना, बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका, ये वाला। आप वैसे करें आपको भी आंसर आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। बट आप ये बताइए कि ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये किसके लिए वैलिड है? ऐसा भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप के, हर केस में ये यूज कर सकते हैं, हर केस में। इसके लिए कुछ लर्न करने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल सेम है, तो इन दोनों का एवरेज आ जाएगा v1 प्लस v2/2, और फिर दोनों का हार्मोनिक मीन आ जाएगा, तो 2 बाय कितना जाएगा 1/v0 प्लस v1 प्लस v2/2। हाँ सर, मेरे को बस यही डाउट है कि सर ये वाला जो कर रहे हैं हार्मोनिक मीन, आप ये वाला जो तरीके से किया सर लेफ्ट साइड में, सर उसमें हम जो हार्मोनिक मीन अप्लाई करते हैं वो तो तभी करते हैं ना जब दोनों इंटरवल्स में कांस्टेंट वेलोसिटी हो, बट दूसरे इंटरवल में तो जब ब्रेक करके तो एक ऐसे हम लोग वी एवरेज नहीं नहीं, एक मिनट समझो, एवरेज वेलोसिटी लेने का मतलब यही होता है, ये तुम बोल रहे हो ना, तो एवरेज वेलोसिटी, अरे हार्मोनिक मीन स्टार्टिंग में तो बता, वो जब हार्मोनिक मीन बता रहा था तो थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया था ना कि ऐसा होता है हार्मोनिक मीन। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट समझ लेना है कि हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा एक मिनट पहले इसको डिस्कस, ये ऐसा एवरेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, ये वेलोसिटी v3 है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी थ्रू मोशन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये ये इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल भी लैग हो रहा है। नहीं आया।
लैग हो रहा है क्या? नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं डिस्कस करूंगा, बोलो ना कांस्टेंट वेलोसिटी पता नहीं हो गया इसलिए वो लैग कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो यहीं से डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, यहीं से डिस्कस करेंगे। एक बार बता देना तो बता दूंगा कि ये क्या क्यों आया है, ठीक है। चलो बाय बाय, यहीं से आगे डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ।